हेलो एवरीवन। आई नो आज वाली वीडियो का काफी लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बल्कि मैं बोलूंगी कि ये एक सबसे जरूरी माइलस्टोन है कि आपको जेएस आती है या आप जेएस सीख रहे हैं। आप लोग के लिए एक क्विक नोट भी है। मैंने जावास्क्रिप्ट की एक नई सीरीज शुरू कर दी है चैनल पर। तो इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को रिएक्ट नेटिव के लिए। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जेएस के फंडामेंटल्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। मतलब ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है। जेएस आपको बहुत अच्छे से जितना अच्छे से आता होगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, हमें कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें ज़रूरी आने चाहिए रिएक्ट नेटिव के नज़रिए से। तो आज मैं उन सब टॉपिक्स को आपको एक एक करके डिस्कस करके बताती हूँ। तो अब हम उन टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखो, अगर जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स में आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए, डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपको ज़रूरी पता होने चाहिए। स्कोप किसे बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको स्कोप नहीं पता होगा तो अगर आप कोई भी चीज़ जब करली ब्रेसेस के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या स्कोप है। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट मास्टर करनी है तो आपको स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरेज, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये सब जो हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आपको रिएक्ट नेटिव के साथ काम करना है। अब इन सबको हम इस सिंगल वीडियो में तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन उसी बात को ध्यान में रख के मैंने आपके लिए जेएस की नई प्लेलिस्ट शुरू कर दी है। तो सब टॉपिक्स को डिटेल में उस प्लेलिस्ट पर देखो। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिफ्रेशर करते हैं इस वीडियो में। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार पहले वीएस कोड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। जो टेस्टिंग प्रोजेक्ट हमने शुरू में बनाया था उसी को मैंने ओपन कर लिया है। अब देखो, जेएस जब 90s में बनी थी, जब क्रिएट हुई थी, तो उसका इंटेंशन काफ़ी सिंपल था कि वो सिंपल लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी वेब ब्राउजर्स के लिए, जो कि प्राइमरीली क्लाइंट साइड की इंटरेक्शंस को हैंडल करेगी। लेकिन ओवर द ईयर जावास्क्रिप्ट का रोल एक्सपैंड हुआ। इतने बढ़िया फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, एक्सप्रेस, व्यू जेएस और रन इतना अच्छा रन टाइम एनवायरनमेंट जैसे कि नोड जेएस आया, जिसने जेएस को वो कैपेबिलिटी दी जिससे कि जेएस आज एक पावरफुल फुल स्टैक लैंग्वेज बन गई है। और जेएस की कैपेबिलिटी मुझे लगता है कि अभी और एक्सप्लोर हो सकती है। इसके अंदर अभी बहुत और पावरफुल चीज़ें हैं जो हम जेएस के साथ कर सकते हैं। अब अगर हम टॉपिक वाइज शुरू करें तो अगर हम इसके अंदर देखें तो जो लेट वेर है हमारा, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेती हूँ। तो एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं जेएस फंडामेंटल्स डॉट जेएस कर देते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टॉपिक वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स जो हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वेरिएबल्स जो है हम इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके। ठीक है, हम वार नहीं यूज करते हैं इसके अंदर। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि आप मेरी जेएस की जो सीरीज मैंने शुरू करी है उसको जाके देखो, उसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है, आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट और कॉन्स्ट को हम यूज करते हैं हम रिएक्ट नेटिव के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डेटा टाइप। अब इसके अंदर दो मेन कैटेगरी होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव कह लो, या फिर आप इसको रेफरेंस टाइप कह लो। वैसे तो करेक्ट वर्ड जो है वो रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप जो है, लेकिन हम नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर कुछ टाइप्स आते हैं। जैसे कि अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो अगर प्रिमिटिव की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है नंबर। मैं क्या करती हूँ, मल्टी लाइन ले लेती हूँ यहाँ पर, जिससे क्या होगा,
अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ। तो अब प्रिमिटिव के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आ गया, मान लो नंबर आ गया, ठीक है। नंबर के बाद आ गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद आ गया बूलियन, बूलियन के बाद आ गया अनडिफाइंड, 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 और इसके बाद आ गया हमारा नल, इसके बाद है हमारे पास बिगिंट, इसके बाद है हमारे पास सिंबल। तो आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हमारे प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे रेफरेंस टाइप कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले हमारे पास, और इसके बाद होता है हमारे पास एरे, और फिर होता है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है हमारे मेन डेटा टाइप्स हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे जूम इन कर दिया, आई होप अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, अगर मैं स्क्रीन को ही जूम इन कर लेती हूँ, ओके ठीक है। अब आई होप ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम हर एक को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कवर नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, तभी मैं बोल रही हूँ कि आप जाके जेएस की प्लेलिस्ट को देखो, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश की है, अच्छा कंटेंट बनाया है डेटा टाइप्स के ऊपर और बाकी और जेएस के टॉपिक्स के ऊपर, तो उसको देखो, ठीक है। अब नंबर तो बहुत सिंपल है, उसके अंदर हम कुछ भी नंबर डिफाइन करते हैं, जैसे मेरे पास ये सजेशन आया है, या मैं इसके अंदर कुछ डॉट के साथ भी लिख सकती हूँ, जैसे 10.20 भी एक नंबर है। अब स्ट्रिंग, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बूलियन काफ़ी सिंपल है, ट्रू है या फॉल्स है। अनडिफाइंड और नल, बिगिन, सिंबल, ये सब हम अभी डिफाइन यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू के पेयर को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और एरे को हम बोलते हैं जो भी चीज हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एरे है। अब एरे के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो एरे जो है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स का, और फंक्शन जो है वो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर भी कैच कर सकती हूँ, तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रिंग को। जैसे स्ट्रिंग के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे देती हूँ सपोज नेम, और मैं यहाँ दे देती हूँ कोडिंग सागा, ठीक है। अब पहले तो ये बात है कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे पता चला आपको, डबल कोट्स के अंदर है तो इसलिए ये स्ट्रिंग है। अब जब आप स्ट्रिंग बना देते हो तो हम उसको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारे वो कॉल बाय वैल्यू होते हैं, और मैंने उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस को भी, तो आप उसको देखो। तो हम कुछ मेथड्स तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं कुछ, क्या मेथड होते हैं, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम लॉग लगाते हैं, और लॉग के अंदर मैं लिखती हूँ नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको रन करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ नोड, और इसका नाम है JS फंडामेंटल। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट, कोडिंग सागा। अब ये कैपिटल के अंदर आ गया है क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 अपर केस पास किया है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर इसको 2 लोअर केस पास कर देती, ठीक है, तो आप देखना ये लोअर केस में हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ आपको, ये लोअर केस में हो गया। तो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड है, इस तरीके से हम स्ट्रिंग को काफ़ी इसका जो काम करने की पावर है हम उसको और बढ़ा सकते हैं इन मेथड्स के साथ। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लॉग में, दोबारा से हम क्या करते हैं, इसी लॉग को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, लॉग के अंदर मैं लिखती हूँ सबस्ट्रिंग, एक मेथड होता है हमारे पास सबस्ट्रिंग। इसके अंदर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर स्टार्ट और एंड डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट 0 और एंड कर दो इसको 3 पे सपोज। अब यहाँ पर इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मेरे पास क्या रिजल्ट आया, कोड। इसका मतलब क्या है, 0th पोजीशन से शुरू करो, मतलब 0th हो गया हमारा C, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2 और 3।
जो हमारा एंड है वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, तो आई इंक्लूडेड नहीं है, सी और डी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको डिटेल में कवर करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो मैं इस वीडियो में उसको नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि हम एक रिफ्रेशर कर रहे हैं, तो इसको हम फटाफट देखते हैं। अब देखते हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ टेम्पलेट लिटरल, या मैं ये बोलूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ बहुत जल्दी से। जैसे सपोज करो कि आपकी ऐप में आपके पास ये जो नेम है ये कहीं से आ रहा है, या मान लो ये नेम आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है लेकिन मैं उसके साथ कुछ ऐड करना चाहती हूँ। तो हम जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता था वो क्या होता था, हम कंसोल डॉट लॉग करते थे और यहाँ पर क्या करते थे, जैसे नेम लिखा फिर हम प्लस करते थे, फिर हम स्पेस लगाते थे, फिर हम दोबारा से यहाँ पे प्लस करते थे। अब ये गलत तरीका नहीं है लेकिन ये एक पुराना तरीका है। ठीक है, तो इसके लिए इसका अच्छा तरीका जो है, उसका जो नया तरीका है वो देखते हैं। ये क्या है, ये ओल्ड वे है। ठीक है, अब हम नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, बैकटिक्स जो है हमारे ये जो बैकटिक होते हैं हमारे टैब के ऊपर एस्केप के नीचे, बैकटिक को हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डिफाइन करूंगी, जैसे सपोज मैं बोलूंगी माय चैनल नेम इज, और यहाँ पर मैं डॉलर सिंबल लगाऊंगी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं नेम पास कर दूंगी। तो ये पूरी जो हमारी चीज है, हम इसको मिक्स को बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये क्या आ गया, माय चैनल नेम इज कोडिंग सागा। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि स्ट्रिंग जो है वो प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल पार्ट है। अगर स्ट्रिंग के मेथड्स, कॉमन मेथड्स, मतलब स्ट्रिंग के मेथड्स पे अगर आपको काम करना आ गया है तो मतलब आप सोचो कि आपको बहुत अच्छी चीज आती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं सब, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलाउ करते हैं डेटा कलेक्शन को की वैल्यू पेयर में स्टोर करने का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास एक कार है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कार, और उस कार की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब उस कार का नाम होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रांड, और यहाँ मैंने लिख दिया ब्रांड का नाम सपोज होंडा। ठीक है, और मैंने लिखा मॉडल कि ये कौन से ईयर का मॉडल है या ये कौन सा मॉडल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिविक। अब मैंने यहाँ पे लिया ईयर। ठीक है, तो ईयर में मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 2023। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया कलर, तो कलर जो है आपके पास वो है वाइट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कार ऑब्जेक्ट की, मतलब हमारा कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने की और वैल्यू पेयर में सब सेव किया हुआ है। मतलब जो हमारी लेफ्ट साइड वाली चीजें इनको हम की बोलते हैं और जो हमारी राइट साइड वाली चीजें हैं इनको हम वैल्यू बोलते हैं। अब कार यहाँ पे क्या है, हाँ जी, अब आपको समझ में आ गया, कार जो है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक सीक्रेट बताऊं, इसी से हम डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया कॉन्स्ट, और यहाँ मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ नेम को। नेम तो है ही नहीं, ऊपर है हमारे पास ब्रांड, फिर है हमारे पास मॉडल, और है मेरे पास फिर ईयर और कलर। और किस में से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, ये कार ऑब्जेक्ट में से। तो ये बेसिकली जो है ये हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन इसको ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम आगे कंपोनेंट्स के साथ काम करेंगे। लेकिन इसी चीज़ को हम डीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं, आपको समझ में आएगा जब हम प्रॉप्स की डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब आप क्या बोलते हो, क्या हम इसको टेम्पलेट लिटरल्स के साथ कंसोल करके देखें? चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैकटिक लगाया, मैंने यहाँ लिखा माई कार नेम इज, और मैंने यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रांड। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लिखा एंड द मॉडल इज, यहाँ पर वापस से मैंने
डॉलर सिंबल लगाया और उसके अंदर मॉडल पास कर दिया। अब कॉमा लगाया, यहाँ पे लिखा द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज, मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज ईयर, और यहाँ पर मैंने लिखा एंड कलर इज, यहाँ पर हम कलर पास करते हैं। ठीक है, अब आई थिंक आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब आपके पास मैसेजेस आते हैं, जब आपके पास नोटिफिकेशन जो होती है, जब आप कोई ऐप यूज कर रहे हो उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन होती है, तो ऐसे नहीं लगता आपको कि काफी पर्सनलाइज्ड है, आपका नाम आ रहा है, आपकी डिटेल्स आ रही हैं। और तो क्या होता है कि ये जो मैसेज होता है ना, इस मैसेज को कॉमन रख दिया जाता है, और जो भी चीज हमारे पास एपीआई से आ रही है या प्रॉप से आ रही है, हम उसके अंदर इसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, कंसोल लॉग तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ एक बार और फिर दोबारा से कंसोल लॉग कराती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, माई कार नेम इज होंडा एंड द मॉडल इज सिविक, द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज दिस एंड द कलर इज दिस। हमने ये सब चीजें यहाँ पर ऊपर ऑब्जेक्ट में पास करी थी। ठीक है, तो अब ये सब हमको क्लियर हो गया। कैसे करते हैं, अब मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। ओके, अब हम समझते हैं एरेज को। डेफिनेशन के हिसाब से एरेज जो हैं वो स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ जी, इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। मतलब एरे जो है वो एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, और उनके अंदर हर एक जो उसके अंदर एलिमेंट होता है, जो भी हमारा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो चीज़ है इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स से। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं एरे का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बनाई जिसका नाम दिया मैंने सिटीज़, और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें पास कर दी। अब मैंने यहाँ पे बोला इंडिया गेट। अब इंडिया गेट तो कोई सिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ मैंने पास किया दिल्ली, यहाँ मैंने पास किया सपोज ट्रू, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक एरे बनाया अपना। अब मैं इस एरे को एक्सेस कैसे करूंगी, अब मैं इस एरे को एक्सेस कर सकती हूँ सीधा यहाँ पर लॉग लगा के, और उस लॉग के अंदर मैं सिटीज को पास कर देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ सिटीज को कंसोल लॉग कराऊंगी तो आप देखना मेरे पास ये सारी आ गई। अब इसके अंदर तो सब कुछ है, बूलियन भी है, नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर सपोज मुझे दिल्ली को एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर दूंगी 1, क्योंकि दिल्ली की जो लोकेशन है, जो इंडेक्स नंबर है वो है 1, ये 0 से शुरू होता है। ठीक है, ये कैसे शुरू होता है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे 0, फिर आता है 1, और इसी तरीके से। ठीक है, तो देखने को ये 1 पोजीशन पे है और ये 2 पोजीशन पे है, लेकिन इसका इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कंसोल कराऊंगी तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आया मेरे पास दिल्ली। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कंसोल लॉग से अपनी जो सिटीज हैं उसकी लेंथ भी पता कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं सिटीज की लेंथ पता करती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सिटीज डॉट लेंथ। अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया 5। इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर अब एरे के हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो हम एरे के मेथड्स को पढ़ रहे हैं, और एरे जो है हम काफ़ी यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर। अभी बताती हूँ आपको कैसे। एरे जो है वैसे तो म्यूटेबल होता है, लेकिन वो कुछ ही मेथड्स के साथ म्यूटेट हो सकता है। जैसे कि मतलब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ एरे इज म्यूटेबल बट ओनली विद फ्यू मेथड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार उसको। अगर मैंने यहाँ लिखा सिटीज डॉट पुश, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो बैंगलोर, तो अब क्या होगा, पहली बात तो कि यहाँ पर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं सिटीज को कंसोल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कंसोल करती हूँ और यहाँ पे आप देखो मेरे पास दिल्ली 5, इंडिया गेट दिल्ली। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है एक बार देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको पास कर रही हूँ, माय बैड। इसको मैं यहाँ पर अभी रन करके देखते हैं।
अब यहाँ पर देखो आप, बैंगलोर जो है वो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको पुश भी है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, cities डॉट पॉप करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। अब देखो, जो हमारा लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ था वही लास्ट एलिमेंट जो है वो हमारा डिलीट हो गया। लेकिन इससे आपको ये तो पता चल गया कि हम एरे को म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब कि सिटीज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो जब मैंने बैंगलोर को ऐड किया था तो यहाँ लास्ट में बैंगलोर ऐड हो गया था, और जब मैंने पॉप किया तो उसने लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया है। और इसमें उसने क्या किया, ऐड एलिमेंट एट द एंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दो और मेथड्स देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सिटीज डॉट शिफ्ट, अगर मैं करती हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब क्या हो गया, मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट था ये इंडिया गेट, ये यहाँ से हट गया, और अब मेरी एरे जो है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे सिटीज डॉट लेंथ चेक करती हूँ। ठीक है, अब सिटीज डॉट लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने शिफ्ट करने से जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे सिटीज डॉट अनशिफ्ट भी होता है मेरे पास एक। ठीक है, अब अनशिफ्ट के अंदर मैं क्या करती हूँ, वापस से इंडिया गेट को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको वापस से रन करते हैं। अब मेरा लेंथ जो है वो 5 हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे सिटीज को रन करके देखती हूँ। अब क्या हो गया, मेरे पास इंडिया गेट वापस से फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो गया। ठीक है, ऐड एलिमेंट एट द स्टार्ट। ठीक है, अब ये तो हो गए मेरे कुछ मेथड्स जिससे मैं एरे को म्यूटेट कर पा रही हूँ। लेकिन अब हम इसके कुछ मेथड्स देखते हैं जो कि हम जिससे हम एरे म्यूटेट नहीं करते, जिससे नो म्यूटेशन, नो म्यूटेशन। और इसके अंदर मैं वो मेथड्स लिख देती हूँ यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं। मैप हो गया हमारे पास, फिल्टर हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं जिनमें हम नो म्यूटेशन होती है, हमें इससे एक न्यू कॉपी मिलती है, न्यू कॉपी ऑफ एरे मिलती है। ठीक है, हमारी ओरिजिनल एरे जो है वो चेंज नहीं होती है, मेरे को एक नई कॉपी मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अब तीनों को हमने डिस्कस करेंगे, मैं इसके अंदर मैप को डिस्कस कर रही हूँ, और बाकी के जो दोनों है उसको आप उस प्लेलिस्ट में जाके देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सिटी को अपर केस में कर देते हैं। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, न्यू सिटी बनाती हूँ। न्यू सिटीज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिटीज डॉट मैप, इसका आप सिंटेक्स समझना, सिटीज डॉट मैप, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी सिटी। ठीक है, और क्या करूंगी मैं यहाँ पर, सिटी को मैं बोलूंगी रिटर्न सिटी डॉट टू अपर केस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू सिटीज को। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, और अब हम इसको रन करते हैं। मेरे पास क्या एरर आया, सिटी डॉट अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। सिटीज डॉट मैप, ठीक है, ये मैंने सिंटेक्स तो सही लिया है, टू अपर केस। ओके, ठीक है, तो मेरी जो सिटीज़ है वो एक्चुअली कलेक्शन है, इसके अंदर नॉन स्ट्रिंग आइटम्स भी हैं। अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूँ, सपोज करो मैं नॉन स्ट्रिंग आइटम्स को यहाँ से हटा दूँ और अब मैं रन करके देखती हूँ, तो देखो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास पुराने वाली जो कंसोल है सिटीज़ की वो चल रही है, और ये जो मेरे पास नई वाली कंसोल है जिसके अंदर सारी चीज़ें कैपिटल हो गई हैं, ठीक है, वो दिख रही है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम रिएक्ट नेटिव के अंदर काफ़ी बारी हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है एपीआई से, या हमारे पास लोकल डेटाबेस में कहीं पे डेटा आता है, या जब हम फ्लैट लिस्ट या कुछ स्क्रॉल व्यू लगा रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा डेटा है और मैं चाहती हूँ कि उसे मुझे सिर्फ शो करना है स्क्रीन पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपल मैप मेथड का यूज़ कर सकती हूँ और अपने सारे डेटा को कुछ मैनिपुलेशन अगर मुझे उसके अंदर करनी है तो वो करके और सीधा डिस्प्ले करा सकती हूँ। इस तरीके से मेरे पास और भी मेथड हैं, जैसे मैंने आपको बताया फिल्टर और रिड्यूस।
इसकी अलग बेनिफिट्स हैं, कब आपको फिल्टर यूज करना चाहिए, कब रिड्यूस यूज करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बहुत जल्दी से दो टॉपिक और बता देती हूँ। कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमारे, कंडीशंस और हम करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ये दो टॉपिक्स अभी हम और डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक्स काफ़ी सिंपल हैं, मतलब आपको बेसिक नॉलेज तो होगी इसके बारे में। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं हमारी, जब जैसे अगर हमारे पास मान लो इफ एल्स है, ये हमारी कंडीशन है। मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ मल्टी लाइन में। अब हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इफ एल्स हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, या स्विच केस जो है वो भी हमारे पास एक कंडीशन है। ठीक है, स्विच केस जो है वो भी हमारे पास एक कंडीशन है। तो इस तरीके की जो है हमारे पास कंडीशंस होती हैं। या फिर मैं बोलूँ टर्नरी ऑपरेटर, ये आपके लिए हो सकता है कुछ नया हो। मैं आपको बता देती हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स जो है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है लेट, यहाँ नहीं करते इसको, हम करते हैं लेट एज इक्वल टू 18। ठीक है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्यों भाई ये क्यों आ रहा है यहाँ पर कमेंटेड, क्या हो गया। ठीक है, अब ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट एज इक्वल टू 18। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक और वेरिएबल लेती हूँ लेट चेक एज। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, अब मैं बोलती हूँ अगर एज मेरी, इफ मेरी एज जो है वो 18 से बड़ी है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो यू आर एलिजिबल टू वोट, और एल्स यहाँ पे आप बोलो यू आर अ माइनर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो मैंने लगाया है ना क्वेश्चन मार्क और ये एक कोलन, ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इफ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इफ एल्स वाली कंडीशन होती है उसको हम ब्लॉक स्कोप के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन टर्नरी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, अगर मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। अगर मतलब मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके दिखाती हूँ। पहले हम देते हैं कंडीशन, फिर उसके अंदर हम देते हैं ट्रू क्या करना है, और उसके बाद हम देते हैं फॉल्स अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर कंसोल लॉग करूँ, लॉग करते हैं हम चेक एज को। ठीक है, और यहाँ कंसोल लॉग कराते हैं, रन करते हैं, तो ये क्या आ गया, यू आर अ माइनर, क्योंकि मैंने उसको 18 एज दिया है और वो 18 से बड़ा नहीं है। अगर मैं उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करती, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लगाती हूँ तो ये क्या आएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करते हैं। यहाँ पर है ये हमारी कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने टर्नरी ऑपरेटर भी देख लिया, स्विच और इफ एल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, तो ये हमारी बेसिक कंडीशंस चेक करते हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स भी वैसे आपको मालूम होंगे, लेकिन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ, सपोज num1, इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 10, और मैंने यहाँ पे लिया एक और वेरिएबल num2 और मैंने उसको यहाँ पर दे दिया 20। ठीक है, अब आपको पता है हमें क्या करना है। अगर मैं कंसोल लॉग करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं करती हूँ num1 प्लस num2, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया 30। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा देती तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये भी आपको मालूम है 200। तो ये मेरे कुछ ऑपरेटर्स हो गए। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी चेक कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके कंपैरिजन चेक करूँ तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगी, num1 इक्वल इक्वल टू है क्या num2 के। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको 10 कर दूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ num2 के क्या ये इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, कंसोल कराते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि मैंने इसको 10 कर दिया। अगर यहाँ पर ये 20 था और फिर कंसोल लॉक कराते तो क्या आता, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट चेकिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, सपोज
तब मेरे पास फॉल्स आया। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूँ वापस से, तब देखते क्या आता है, तो मेरे पास तब भी ट्रू आया। लेकिन अगर मान लो ये 10 और 10 है और ये स्ट्रिंग के अंदर है, अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? ये स्ट्रिक्ट चेकिंग जो है इसके अंदर डेटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, अब एक और ऑपरेटर देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता ही है क्या होते हैं, एंड, और, या फिर नॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सपोज मैं चेक करती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ करती हूँ num1 एंड num2। इसका मतलब क्या है, हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो एंड और नॉट होते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बोलती हूँ ट्रू, इसको मैं बोलती हूँ सपोज फॉल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। यहाँ पे पहले मैं इन दोनों कंसोल लॉग को कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो मेरे पास क्या आया है यहाँ पर, फॉल्स। क्यों? एंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों कंडीशन है ना वो ट्रू होने चाहिए। अगर ये और ये दोनों ट्रू हैं तो ही मेरे पास ट्रू आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और मैं एंड की जगह पे यहाँ पे और लगा देती हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनी, कमेंट कर देते हैं, एनी वन इज ट्रू, तो वो ट्रू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कंसोल डॉट लॉग num1 को मैं फॉल्स कर रही हूँ, यहाँ पर नॉट इक्वल चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, अब ऐसा ना आप कई बार ही करोगे जब आपकी कोई कंडीशन आप चाहोगे रिएक्ट नेटिव में कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हुई है तो ट्रू हो जाए। ठीक है, उस केस में आप इस तरीके से नॉट ऑपरेटर को जो है वो काफी यूज करोगे। अब ऐसे ही ना मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिया, लेट num3 ले लिया और मैंने उसको बोल दिया सपोज 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, num3 प्लस इक्वल टू 4 और यहाँ कंसोल कराते हैं num3 को। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, रिजल्ट 14। ऐसे ही ना हमारे पास एक होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ना काफी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। अब जैसे मान लो आपके पास पूरी एक कोडिंग मतलब मान लो आपके पास पूरी एक फाइल है। अब क्या फाइल के अंदर आप जा जाके ऐसे चेक करोगे कि अच्छा इसका टाइप क्या है या इसका टाइप क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग से हम किसी का भी टाइप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप ऑफ और यहाँ पर मैं अगर लिख देती हूँ मान लो ये num3 लिख देते हैं, तो अब इसको लॉक कराते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, नंबर, मतलब num3 जो है वो नंबर टाइप का है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ पहले पुराना कोई एज रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एज का टाइप ऑफ चेक करती हूँ और यहाँ इसको रन करते हैं तो मेरे पास फिर दोबारा से नंबर आया। कोई और देखते हैं, जैसे ये था मेरे पास num1, यहाँ पे num1 को चेक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये आ गया मेरे पास बुलियन विच इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के टिप्स भी मिल गए होंगे कि इंटरव्यू में हमारे पास इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें किस तरीके से आंसर करना है। और अभी के लिए इतना ही है। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है और आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है और आपको समझ भी आया होगा। अब आने वाली वीडियोस में हमारा जो रिएक्ट नेटिव है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहिए और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। और आपको पता है अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ऐड करना है और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करवा पाऊँ। और इतनी मेहनत लग रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट बना के दूँ ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व कर पाएँ। तो इसके ऊपर एक लाइक तो बनता है वीडियोस पे और
चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मैं बोलूँगी कि स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू अभी तक के सपोर्ट के लिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।